बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का आपसे पूछा जाता है कि अंतररहित धूप, ठीक है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और इसके अंदर में बोला गया आप लोगों से कि अंतररहित धूप किसको कहते हैं आप लोग, ठीक है। बरीड सनशाइन मतलब एक ऐसी धूप या एक ऐसी जो है सनशाइन जो जमीन के अंदर में दबी हुई है, तो ये कहा जाता है कोल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग जो है सोने को बोलेंगे, ठीक है, या चांदी वगैरह इस तरीके को बोल सकते हैं कुछ लोग, लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दूं कि कोयले को कहा जाता है अंतररहित धूप, बरीड सनशाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। सी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्रेंड्स कोल से बनती है थर्मल पावर स्टेशन के अंदर में, ये आप लोगों को पता है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो कोयला बनने की प्रक्रिया है ना, इसको लाखों वर्ष लगते हैं, ठीक है। लाखों साल पहले जो है फ्रेंड्स आप लोगों के जो भी जो पेड़ पौधे थे, जंगल थे, ठीक है, किसी भी कारण से अगर जमीन के अंदर में दस गए होंगे, ठीक है, दब गए होंगे, वही बाद में जाकर जो है कोयले में कन्वर्ट हुए हैं, पेड़ पौधे या जंगल वगैरह। नाउ फ्रेंड, मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू पिष्टक का क्या अर्थ है, ठीक है। देखिए, पिष्टक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोगों के एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है इस शब्द का अर्थ। तो आपको बताना है पिष्टक शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। 40 पिलर्ड हॉल्स, 40 खंभों वाले हॉल, ऊंचा प्रवेश द्वार, 8 कमरों से घिरा हॉल, या फिर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स आयताकार दीवार वाले बाड़े, ठीक है। आप लोग बताइए जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, पिष्टक, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को यहां पर मैं एक इमेज के जरिए भी दिखाने की कोशिश करूं, तो बड़े बड़े जो ये ऊंचे मेहराबदार जो प्रवेश द्वार होते थे ना, इनको पिष्टक कहा जाता था। अगर आप लोग कभी भी अगर दिल्ली के अंदर में हुमायूं का मकबरा वहां गए हो या ताजमहल देखने गए हो, तो आपको इस तरीके से बड़े वाले जो है प्रवेश द्वार दिखेंगे, मेहराबदार प्रवेश द्वार। मेहराबदार मतलब कि इस तरीके से ये कर्व्ड होते हैं ये, ठीक है, ओके, आर्च बना हुआ होता है उसमें। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों के जो ऊंचे प्रवेश द्वार होते हैं, मेहराबदार प्रवेश द्वार, इनको पिष्टक कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का 3 जनवरी 2022 की जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर में भी आ चुका है। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, तो सभी लोग अपना अपना यहाँ पर में योगदान देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं पिष्टक के बारे में आप लोगों को याद रखना है। पिष्टक मतलब क्या होता है, टॉल गेटवे, बड़े बड़े जो है प्रवेश द्वार, ठीक है, मेहराबदार प्रवेश द्वार, ठीक है। हुमायूं का जो मकबरा है उसमें पिष्टक का एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलता है। ये है हुमायूं का मकबरा, उसमें आपको प्रवेश द्वार दिख रहा है इस तरीके से बड़ा हुआ, बड़ा, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि जो हुमायूं का मकबरा है ना, ठीक है, उसके अंदर में आपको बीच के अंदर में एक सेंट्रल हॉल दिखेगा। यहाँ पर में गुंबद है, ठीक है, यहाँ पर में हुमायूं की कब्र होगी बीच में। यहाँ पर में दो कमरे इधर में है, 2 कमरे इधर में है, 2 कमरे इधर में है, ठीक है, 2 कमरे इधर के अंदर में है, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर में वो बनाया गया है। तो आप बता सकते हो इस तरीके से जो चारों कोनों में जो 2-2 कमरे बनाए जाते हैं, मतलब 8 कमरे बनाए जाते हैं, ठीक है, सेंट्रल हॉल के अराउंड में। सेंट्रल ये सेंट्रल हॉल है, फिर 2 कमरे यहाँ, 2 कमरे यहाँ, 2 कमरे यहाँ, 2 कमरे यहाँ। इसको क्या कहा जाता है, अगर कोई है बता देगा मुझे, तो देखते हैं उसको भी आप लोगों को, ठीक है। मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ, ये भी आप बताइए मुझे। ब्लैक गोल्ड पोस्ट मौर्यन पीरियड वॉज रेफर टू, मौर्य काल के बाद में जो है फ्रेंड्स पोस्ट जो है काला सोने के रूप में किसको रेखांकित किया गया था आप लोगों का, ठीक है। तो काला सोना जो है फ्रेंड्स मौर्य काल के बाद में आप लोगों का कहा जाता था पेपर को, जो काली मिर्च होती थी, रोमन साम्राज्य के अंदर में कहा जाता था। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि काला सोना इसको कहाँ माना जाता था, तो रोमन एम्पायर के अंदर में, ठीक है। भारत में तो क्या अपने पास में तो पेपर था ही बहुत सारा, काली मिर्च, ठीक है। कोई भी दुकान पे चले जाओ आप उस समय में भी, ठीक है, काली मिर्च तो आपको आसानी से मिल जाती थी। अपने लिए कौन सा सोना वो, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि यार घर की मुर्गी दाल बराबर, वो वाला काम था यहाँ पर में। हमारे लिए तो काली मिर्च बहुत मात्रा में उपलब्ध थी, वो रोमन एम्पायर वालों के पास में नहीं थी। और वो लोग थे खाने के बहुत सारे चटोरे लोग, ठीक है, उनको चाहिए खाना ही खाना बढ़िया से 1 नंबर, ठीक है। कोई मेहमान आया, ठीक है, तो जो है वो वाइफ बोल रही है अपने हस्बैंड को कि अजी सुनते हो, जल्दी से जाके थोड़ा काली मिर्च लेकर आओ, मेरे घर वाले आ रहे हैं, ठीक है, भाभी पहली बार आ रही है मेरे घर पे। वो बोलेंगी कि देखो इनके घर में तो काली मिर्च ही नहीं बदलती। तो ये इस तरीके से होता है ना यहाँ पर में कंपटीशन, गर्ल्स का भी, कि भाई मेरे घर में अच्छा खाना बना, तुम्हारे घर में अच्छा खाना बना, वो वाला काम। तो वहां पर में जो है फ्रेंड्स एक रईसी की निशानी थी ये रोमन एम्पायर के अंदर में। अगर काली मिर्च डाल के खाना बना रहे हो मतलब आप बहुत अमीर हो। चलिए, रोमन एम्पायर के अंदर में था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। नाउ फ्रेंड्स, इसके अलावा आप लोगों का देखिए एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल में मुख्य गैसें हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन, नाइट्रोजन का कम मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं। अब बताइए इसका आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। आप लोगों के पास में एक पोल आ रहा है, ठीक है, इस पोल के जरिए भी आप लोग आंसर कर सकते हो, ठीक है। पोल आप लोगों की तरफ में पुश कर दिया गया है, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है ये आप लोगों की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैसेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन जो है, नाइट्रोजन, ये कम मात्रा में पाई जाती है। अब
जिसने भी ध्यान से नहीं देखा, नजर हटी और दुर्घटना घटी वाला काम आप लोगों के लिए हो जाएगा यहाँ पर में। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में मुख्य गैसें हैं, हाइड्रोजन नहीं है वो, वहां पर में नाइट्रोजन होना चाहिए था। तो जिसने भी वन को आंसर सही लगा रहे हैं वो लोगों का गलत है, जो लोग बोथ 1 और 2 लगा रहे हैं, ठीक है, उनका ये वाला पहला पहला पॉइंट, पहला झटका आप लोगों को ये लगा, पहला झटका। अब आप लोगों को दूसरा झटका, जो लोग बी आंसर लगा रहे हैं या सी लगा रहे हैं उन लोगों के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में पाई जाती है, मान लिया हीलियम, ओजोन, आर्गन। अरे नाइट्रोजन मतलब कुछ भी, नाइट्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है भाई, जिसका 78% जो है यहाँ पर कंपोजिशन है पूरे एटमॉस्फेयर में, उसको कम मात्रा में कैसे बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो दूसरा झटका आप लोगों को यहाँ पर में भी लगते हुए, ठीक है। कौन थे जिनको दोनों में से एक ना एक जोर का झटका धीरे से लगा है, ठीक है, या दोनों झटके लगे हैं, बताइए यहाँ पर में एक झटका लगा या दोनों झटके लगे हैं। तो दोनों के दोनों गलत है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर में नाइदर 1 नॉट 2, क्योंकि सही वाला पूछा था आप लोगों से, ठीक है। चलिए बहुत सारे लोगों को झटके लगे, गुड। चलिए लगना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी गलत होगा तो एग्जाम के अंदर में सही करके आओगे आप लोग। एक झटका लगा, दोनों लगे, चलिए अच्छी बात है। और जिन लोगों ने सही आंसर लगा दिए थे दोनों के दोनों उन्होंने सही से पढ़ लिया था, उन लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो नाइट्रोजन जो है फ्रेंड्स आप लोगों की करीब 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन जो है 21%, ठीक है, ये 20.946 है, इसको हम लोग लगभग 21% मान सकते हैं। तो ये दो गैसेस है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है आप लोगों की, ठीक है। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आकस्मिक रोजगार, और इसका आंसर सभी लोग करेंगे। और चलिए तो देखिए फ्रेंड, आकस्मिक रोजगार, ठीक है, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि वर्कर जो है वो, उनको यूनिफॉर्म नहीं दी जाती, उनको बोलते कैजुअल कपड़े में आ जाओ करके, जैसे भी कपड़े पहन के आना आ जाओ, क्या वो मतलब होता है? नहीं, ठीक है। वर्कर्स हैव टू चॉइस ऑफ कमिंग टू वर्क इन व्हेनेवर दे वांट, जब आना है जब आओ, जब नहीं आना है मत आओ। ऐसी कौन सी जॉब होती भाई, ठीक है। वर्कर्स जो है वो उनको वर्क जो है जब भी उनको वर्क के लिए बुलाया जाता है जब एम्प्लॉयर को नीड होती है, फिक्स पीरियड के लिए उनको रखा जाता है काम पर। देखिए कैजुअल, आकस्मिक रोजगार जो है ये क्या होता है, समझो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। आकस्मिक रोजगार का मतलब ऐसे रोजगार होता है कि वर्कर्स को तभी बुलाया जाता है काम में जब एम्प्लॉइज की जरूरत होती है, कि भाई अब जैसे मान लो फिर घर, फॉर एग्जाम्पल घर बनाना है, अब वो जो ठेकेदार है उसको अगर काम मिलेगा घर बनाने का, ठीक है, बिल्डिंग बनाने का, तभी वो वर्कर्स को बुलाएगा कि आओ करके, उनको फोन करेगा या किसी को भिजवाएगा कि आओ काम पे। अब नहीं बन रहा घर तो वो लोग बेचारे बैठे रहते हैं काम की तलाश में कि काम मिलेगा मिलेगा मिलेगा, कोई गारंटी नहीं होती कि उनको हमेशा काम मिलेगा। आकस्मिक कैजुअल एम्प्लॉयमेंट है, कभी होगा कभी नहीं होगा, कोई फिक्स्ड नहीं होता है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये आपका कैजुअल एम्प्लॉयमेंट कहलाता है, और ये बहुत सारे क्वेश्चन आए इसके ऊपर में आप लोगों का, ठीक है। तो वर्कर जो है फ्रेंड्स आप लोगों के ये याद रखना है, कर्मचारियों को तभी काम पर बुलाया जाता है जब कर्मचारियों को जो है कर्मचारियों की जरूरत होती है, उसी समय में बुलाया जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो मजदूरों को तभी बुलाया जाता है जब कर्मचारियों की जो है आवश्यकता होती है, तभी उनको बुलाया जाता है। उसको आकस्मिक जो है या अनियमित श्रमिक या रोजगार उसको कहते हैं। तो देखिए अनियमित श्रमिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप लोगों ने अभी अनियमित जो थे उनको बारे में आप लोगों ने समझा अच्छे से। अब बताइए यहाँ पर मैं, देखिए अगर मैं बात करूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कैजुअल वर्कर्स, दे हैव जॉब सिक्योरिटी, उनकी जॉब सुरक्षा होती है, तभी नियोजित होते हैं जब नियोक्ता को बड़े ऑर्डर मिलते हैं या कुछ समय के लिए उन्हें नियोजित किया जाता है। दे आर एम्प्लॉयड व्हेन एम्प्लॉयर गेट लार्ज ऑर्डर्स और ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो जॉब सिक्योरिटी कुछ नहीं होती, जब काम रहेगा तब बुलाएंगे, जब काम नहीं रहेगा तब नहीं बुलाएंगे। तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। उन लोगों को कब एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एम्प्लॉयर जो है उनको कब बुलाता है, एम्प्लॉयमेंट देता है उनको जब एम्प्लॉयर को बड़ा ऑर्डर मिलता है। एम्प्लॉयर मतलब जो नियोक्ता होता है, जो काम करवाना है वाला है, उसको बड़ा ऑर्डर मिलता है तभी वो उनको वर्कर को बुलाता है, या फिर कोई सर्टेन सीजन के अंदर में, ठीक है। जैसे शादियों का सीजन चल रहा है तो कुछ वर्कर्स को नहीं, वो जो वेटर वगैरह होते हैं उन लोगों को बुलाया जाता है, फिर बाद में बेचारे खाली पीली बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, तो आंसर आपका ओनली 2 हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों से क्या बोला है, करेक्ट वाला पूछा है तो आंसर ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने। चलिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ एक और है क्वेश्चन, एक पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है, ठीक है। कोई एक पवन चल रही है यहाँ पर, पवन है मतलब हवा, ठीक है, हवा का चलना उसके आने की दिशा पर निर्धारित होता है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब एवं क्षेत्रों की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। उच्च दाब वाला क्षेत्र मतलब बहुत ज्यादा जहां पर में हवा है, ठीक है, और कहीं पे कम हवा है, तो उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर वायु की जो गति होती है उसी को पवन कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो विंड है उसका नाम जहां से वो आ रही है वहां पर उस नाम पर रखा जाता है। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। देखिए ये ना, यहां पर में जो ये इस एरिया में जो हवाएं चल रही होती है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ में जा रही होती है, वेस्ट से
वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ में, तो इनको बोलते हैं वेस्टर्ली। जहां से वो आ रही है वहां से बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जो है बंगाल से कोई व्यक्ति है, ठीक है, और भारत के कहीं पे भी इलाके में जाता है तो उसको बोलते हैं ये बंगाली है, बंगाल से आया है क्योंकि, ठीक है। कोई बिहार से कहीं और जाता है तो उसको बोलते हैं ये बिहारी है, ठीक है। महाराष्ट्र से कहीं जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं महाराष्ट्रियन है, ठीक है। तमिलनाडु से कहीं जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं तमिल है करके। वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर में जिस डायरेक्शन से वो हवा आ रही है, जहां से वो आ रही है, जिस साइड से आ रही है, उस नाम के साथ में उसको जोड़ दिया जाता है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ में आ रही है तो इसको वेस्टर्ली बोलेंगे। और यही आप देखोगे यहाँ पर में ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ में जा रही है यहाँ पर में हवाएं, तो इनको जो है वो ईस्टर्ली कहा जाता है। ओके, तो जिस जगह से वो आ रही है उस नाम के साथ में उसको जोड़ा जाता है। आप लोगों को मैंने अभी जो बिहारी और बंगाली, महाराष्ट्रियन, तमिल जो एग्जांपल दिया ना, इससे आप लोग समझ जाइए यहाँ पर में, ठीक है। पूरब से आती है तो पूर्वाई बोलते हैं। वेरी गुड, खुशबू किकू जी ने भी सही एकदम बात बोला है, पूर्वाई बोलते हैं पूरब से आ रही है तो इस तरीके से जहां से आ रही है वहां का नाम दिया जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर होगा बोथ 1 और 2, ठीक है। चलो, तो ये वेस्टर्ली वेस्ट से ईस्ट की तरफ में जा रही है और ईस्टर्ली ईस्ट से वेस्ट की तरफ में जा रही है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया। देखिए सीटेट पेपर 2 के अंदर में, सोशल साइंस के अंदर में 20 दिसंबर 2021 को आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स। 1000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, 1100 के करीब करीब हम लोग जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो सेशन को लाइक भी करते रहेंगे सभी लोग। देखिए, अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, वार्ड कमिश्नर जो है वो इलेक्टेड, वार्ड कमिश्नर जो है एक इलेक्टेड पद है, एक निर्वाचित पद है वार्ड कमिश्नर का। तो वार्ड कमिश्नर का चुनाव होता है क्या, ये बताइए आप लोग, ठीक है। वार्ड जो है काउंसलर जो है वो इलेक्टेड मेंबर होता है। वार्ड काउंसलर मतलब कि जो पार्षद होता है वो एक निर्वाचित सदस्य होता है, ये तो बिल्कुल सत्य है आपका। वार्ड काउंसलर इलेक्ट द वार्ड कमिश्नर। वार्ड पार्षद जो होता है वो कमिश्नर का चुनाव करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इलेक्ट द वार्ड कमिश्नर। जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं वो अपने वार्ड कमिश्नर का चुनाव करते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर में क्या होता है। देखिए, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, अगर शहरों में आप रहते हो, ठीक है, तो वहाँ म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है वो एक प्रकार की लोकल गवर्नमेंट है। जैसे गांव में पंचायत होती है, वैसे ही शहरी क्षेत्रों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। नगर निगम या नगर पालिका या नगर निकाय इसको कहते हैं आप लोग। तो स्थानीय सरकार है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए नगर निगम होता है आप लोगों का, ठीक है। नगर निगम जो है वो आप लोगों का जो है इसको प्रशासनिक क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं आप लोग। वार्ड के जो सदस्य होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक शहर है, ठीक है, इसको अलग अलग वार्ड्स में बांट दिया जाता है, ठीक है, अलग अलग वार्ड में। अब ये एक वार्ड है, मान लीजिए यहाँ ये वार्ड नंबर, सदस्यों का चुनाव भी 5 साल के लिए होता है, ठीक है। चुनाव होता है इन लोगों का, और इन सदस्यों को पार्षद या नगर सेवक कहते हैं आप लोग, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कि वार्ड काउंसलर, जिनको पार्षद कहा जाता है, पार्षद, ठीक है, पार्षद। इन लोगों का जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये याद रखना है आप लोगों ने कि इनका जो है एक निर्वाचित सदस्य होते हैं, इनका चुनाव होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में, ठीक है। बाकी जो ये पॉइंट थे फ्रेंड्स, ये एग्जामिनर ने अपने मन से बनाकर दे दिया आप लोगों को। ओके, चलिए। बफरिंग, कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पर में बफरिंग हो रही है, तो एक बार प्लीज टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बफरिंग हो रही है या देख लीजिए प्लीज एक बार, ठीक है। बफरिंग का इशू मेरे तरफ से तो ऐसा नहीं आ रहा है। आप एक बार और चेक कर लीजिए कि अभी भी बफरिंग आ रही है आप लोगों को। क्या अभी भी बफरिंग आ रही है आप लोगों को? अभी ठीक है, चलो गुड। चलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्या चीज थी, मैंने क्या बताया आप लोगों को। ये मैंने वार्ड जो मेंबर्स होते हैं आप लोगों के, या वार्ड पार्षद होते हैं आप लोगों के, ठीक है, ये एक शहर है, मान लीजिए, इसको अलग अलग वार्ड में डिवाइड किया गया है, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहरी क्षेत्रों की लोकल गवर्नमेंट है। जैसे गांव में पंचायत होती है, वैसे ही शहरी क्षेत्रों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम होता है। तो फ्रेंड्स, जो शहर होता है उसको छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसको वार्ड कहते हैं। और हर वार्ड से एक सदस्य चुनकर जाता है, जिसको वार्ड सदस्य या वार्ड मेंबर, ठीक है, पार्षद भी कहते हैं उसको, 5 साल के लिए चुनकर जाता है ये। ओके, तो यहाँ पर में वार्ड काउंसलर या जो पार्षद होता है उसका इलेक्शन होता है। यही वाली बात सही है, बाकी जो पॉइंट थे वो एग्जामिनर ने अपने मन से बना दिए थे, ये मैं आपको बता रहा था। तो बी जो है आप लोगों का सही हो जाएगा यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, नगर निगम के लिए निम्नलिखित कथनों का सही कथन बताइए आप लोग, ठीक है। बताइए जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
देखिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होती है, ओके, वो टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट, वो शहर की स्ट्रीट लाइट, गार्बेज कलेक्शन, ठीक है, वाटर सप्लाई, और जो शहरों की साफ सफाई है, मार्केट की साफ सफाई है, उसकी जिम्मेदारी होती है। ऑब्वियस ही बात है, आप लोगों में से कितने लोग जो है वो शहरों में रहते हैं, ठीक है, अगर आप गांव में भी रहते होंगे तो आपके गांव की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी ग्राम पंचायत की होती है ना। तो बिल्कुल वैसे ही फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है आपका कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो देख रेख करती है कि स्ट्रीट पे लाइट लगे हुए हो, ठीक है, रास्ते पे लाइट वगैरह, गार्बेज कलेक्शन, कूड़ा कलेक्शन, ठीक है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो वाली बात, ठीक है। चलिए, तो नगर निगम यह सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी होता है कि शहर में बीमारियां ना फैले, ठीक है, शहर के अंदर में बीमारियां ना फैले, डिजीज जो है वो आउटब्रेक ना हो, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट डज नॉट रन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। अब आप बताइए कि क्या आपके स्कूल, आपके जो है आप लोगों में से कोई ऐसा नहीं है जो नगर निगम की स्कूल से पढ़ा हो? काफी सारे लोग होंगे जो नगर निगम की स्कूल से पढ़े होंगे। नगर निगम जो है फ्रेंड्स वो भी अपने अपने स्कूल्स चलाती है, ठीक है। आप लोगों में से कई सारे लोग होंगे जो नगर निगम की स्कूल से पढ़े हुए होंगे, है ना। चलिए, तो फ्रेंड्स नगर निगम की जो है वो भी, उसकी भी स्कूल्स होती है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ओके। तो नगर निगम की स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज होती है। यहां पर मैं डज नॉट बोलकर इसको गलत कर दिया गया है, नहीं बोलकर, ओके। उसके हॉस्पिटल भी होते हैं, छोटे मोटे हॉस्पिटल होते हैं जहां पर में एक आध डॉक्टर आता है, कभी जो है दिन में एक बार आता है, या छोटे हॉस्पिटल होते हैं जहां पर में केवल अगर आपको चोट वगैरह लग गई तो आप जाते हो वहां पर में। तो आपका 1 और 2 होगा, तीसरा वाला गलत है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो नगर परिषद या नगर निगम जो होती है ना, उनकी भी अपनी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना था, ठीक है। तो और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के पूरे के पूरे, तो आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ फ्रेंड्स देखिए, मानसून की वापसी के दौरान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं भूमि की ओर बहती है। मानसून की वापसी के समय में, जिसको रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, देखो मानसून की वापसी के समय मतलब कि लौटता हुआ मानसून, वापस जाता हुआ मानसून, उस समय में बोल रहा है कि हवाएं जो होती है ना, वो क्या होती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जमीन के तरफ में आती है, ऐसा बोल रहा है ये। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाके के अंदर में इस समय में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। अब आप लोग सोचिए, इसका नाम ही है लौटता हुआ मानसून या वापसी के दौरान, मानसून की वापसी के दौरान, जब मानसून वापस जा रहा है। तो होता क्या है ना कि हमारे भारत के अंदर में मानसून जो है वो आता है और इस तरीके से एक समय बाद वो वापस जा रहा होता है। तो वापसी के समय में वो जमीन से बंगाल की खाड़ी की तरफ में जा रही होती है हवाएं, ना कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जमीन की तरफ में आती है। इसका उल्टा होता है। ये समझ में आया क्या आप लोगों को? ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, इसका उल्टा होता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इस पॉइंट का उल्टा होता है कि हवाएं जो होती है आप लोगों की, वो जमीन से बंगाल की खाड़ी की तरफ में जाती है, अरब सागर की तरफ में भी नहीं, बंगाल की खाड़ी की तरफ में जाती है। ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये इधर साइड जाती है इस तरीके से, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को, क्योंकि ये आ चुका है, अब ये वापस लौट रहा है, ठीक है, लौट रहा है वापस। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है फ्रेंड्स, उसकी शुरुआत आप लोगों की जब होती है तो ये केरल के इलाके में और इस तरीके से फिर पूरे भारत के अंदर में, लेकिन जो है आप लोगों का फ्रेंड्स नवंबर दिसंबर के समय में क्या होता है, ये मानसून जब वापस लौट रहा होता है तो ये इलाके में, ये तटवर्ती इलाके में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इलाके में, यहाँ पर में बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाके में। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का आंसर आप लोगों का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ओनली 2, कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाके के अंदर में बारिश होती। क्यों यहीं पे क्यों होती, केरल में और कर्नाटक में क्यों नहीं होती? क्योंकि फ्रेंड्स ये इलाके जो है आपके बंगाल की खाड़ी के पास में है, ये इलाके, और ये मानसून की जो लौटता हुआ मानसून होता है वो हवाएं जमीन से बंगाल की खाड़ी की तरफ में जाती है, इस वजह से। चलिए नाउ फ्रेंड, निम्नलिखित पर विचार करें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव आर नेचुरल कंडीशंस फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट। आप बसना चाहते हो कहीं पे जाके, ठीक है, या कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हो, या जो भी करना चाहते हो, तो आप क्या क्या चीजें देखोगे वहां पर में, ठीक है, बताइए। कहीं पे भी आप जाकर बसना चाहते हो तो आप क्या देखोगे वहां पर में, उस इलाके के अंदर में? आपके फेवरेबल क्लाइमेट हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि वहां पर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि आप लोग जो है परेशान हो गए, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी होना चाहिए, पानी के बिना तो आप लोग कैसे रहोगे। उसके बाद में सूटेबल लैंड, जमीन जो है फ्रेंड्स वहां की अच्छी होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, नहीं तो पता चले वहां पर में रेगिस्तानी इलाका है, दूर दूर तक देख रहे हो, अरे भाई यार कुछ तो है ही नहीं यहाँ पर में उगाने के लिए, तो उगा कर खाओगे क्या आप लोग, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो है फर्टाइल लैंड आप लोग देखोगे कि भाई जमीन उपजाऊ होनी चाहिए, ठीक है।
अब वहां पर में इंडस्ट्रीज ऐसा नहीं है कि आप जो है केवल इंडस्ट्रीज वाले एरिया में ही जाके बसते हो, कई सारे इलाके ऐसे होते हैं जहां पर में इंडस्ट्रीज नहीं होती, ठीक है, कई सारे ऐसे भी इलाके होते हैं जहां पर में इंडस्ट्रीज आप लोगों की नहीं होती, इंडस्ट्रीज लगाई जाती है कुछ और चीजों को देखकर, अलग चीजों को देखकर, इंडस्ट्रियल एरिया अलग जगह पे होता है। आपने देखा होगा ना आपके शहरों के मतलब आसपास के अंदर में आप लोगों ने अगर कभी भी ऑब्जर्व किया हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा आपके शहरों के बाहर वाला जो साइड होता है ना वहां पर में इंडस्ट्रीज लगी हुई होती है, शहर के बीचों बीच में होती है क्या कि आपका घर जो है यहाँ पर में नैनो जो गाड़ी बनती है उसके जस्ट बाजू में, मेरे घर के बाजू में नैनो गाड़ी बनती है, ऐसा आप लोगों में से कोई बोलता है यहाँ पर में, ठीक है, नहीं ना, तो वो उद्योग जो है ना इंडस्ट्रीज वहीं पे हो उस तरीके से नहीं देखा जाता है आपका, ठीक है, घर बनाने के लिए यहाँ पर मैं बोला है बसने के लिए आइडियल साइट फॉर, ठीक है, सिलेक्शन आइडियल साइट आप लोगों का, ठीक है, नेचुरल साइट बोल रहा है यहाँ पर, प्राकृतिक दशाएं कौन सी होंगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है ना आप लोगों की ये मानव निर्मित है, दूसरी बात तो मानव निर्मित है, मानव बनाता है, और ये आप लोगों की नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल चीजें जिसके आधार पर आप लोग चुनते हो, इंडस्ट्रीज मैन मेड होती है, ठीक है, जब जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तब भी कहीं ना कहीं जाके तो बसते ही थे आप लोग, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो वह स्थान जहां भवन या बस्तियां विकसित होती है उसे बसाव कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन आया था एक एग्जाम के अंदर में, द प्लेस वेयर बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड साइट, ठीक है। नेचुरल कंडीशन कौन कौन सी होती है, जो नेचुरल होनी चाहिए, मानव निर्मित नहीं, फेवरेबल क्लाइमेट, क्लाइमेट आपके होना चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी, सुटेबल लैंड होनी चाहिए, फर्टाइल लैंड होनी चाहिए, वहां पर मैं आप बस जाओगे जाके। देखिए फ्रेंड, द बेदुइन एंड, ठीक है, तुआरेग, ये क्या है, सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले बेदुइन और तुआरेग क्या है, ये एनसीईआरटी के अंदर में एक पॉइंट दिया है, 1200 के करीब लोग जुड़ गए फ्रेंड, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग, ठीक है, बिल्कुल पीयू जी, बिल्कुल सही आपने कहा। तो सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले बेदुइन और तुआरेग ये क्या है, जनजातीय है फ्रेंड्स, ठीक है, जनजातीय लोग है, ट्राइबल लोग है ये, ठीक है, आपको पता है ना अरब रेगिस्तान जो था आप लोगों का वहां पर में भी बेदुइन लोग रहा करते थे, तो बेदुइन ट्राइबल लोग है, जनजातीय लोग, या तुआरेग जो है ये जनजातीय लोग है, ठीक है, सहारा रेगिस्तान, अरब का जो रेगिस्तान है उस इलाके के अंदर में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो सहारा डेजर्ट जो है फ्रेंड्स बहुत हार्श क्लाइमेट है वहां पर में, फिर भी कई सारे लोग वहां पर में, आदिवासी लोग वहां पर में रहा करते हैं, ठीक है, उनके एग्जाम्पल है बेदुइन और तुआरेग, ओके। तो देखिए ये इस तरीके से रेगिस्तानी इलाका होने के बावजूद भी वहां पर में कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, वो नोमैडिक ट्राइब होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपने जानवरों के साथ में, ओके, बेदुइन और तुआरेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है, मतलब उनके द्वारा बना है, तो सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना है। डेल्टा मतलब क्या होता है, जब नदी जो है वो टूटती है और इस तरीके से जो है बिखर, छोटी छोटी उसमें से स्ट्रीम्स निकलती है, छोटी छोटी धाराएं निकल जाती है समुद्र से मिलने के पहले, तो उसको डेल्टा बोलते हैं। तो एक नदी या धारा जो अपने जल को किसी मुख्य नदी में दोनों में से किसी भी किनारे पर डालकर योगदान देती है उसे डेल्टा कहा जाता है। एक नदी या धारा जो अपने जल को किसी मुख्य नदी में, ठीक है, किसी भी किनारे में डालकर योगदान देती है उसे डेल्टा कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज बताऊं मैं यहाँ पर मैं, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि डेल्टा का मतलब क्या होता है, जब नदी जो है यहाँ पर में, ठीक है, उसमें से निकलती है, ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती है, ना कि ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज होना चाहिए वो आप लोगों का, ओके। तो यहां पर मैं सेकंड वाला गलत है, मैंने क्या बोला, वो धाराओं में बट जाती है, वहां पानी आकर मिलता है, ये तो मैंने कहा ही नहीं आप लोगों से, आप लोग खुद ही सोचिए ना, यहां पर मैं ध्यान से सोचिए, एक नदी या धारा जब दोनों में से किसी किनारे में आकर मिल जाती है, योगदान देती है, उसको डेल्टा कहते हैं, बोलते हैं गलत। अरे उसमें से नदियां, उसमें से धाराएं निकलती है समुद्र से में मिलने से पहले वो, ठीक है, बट जाती है, उल्टा ये जो नदी एक आई थी वो बट गई छोटी छोटी धाराओं के अंदर में समुद्र में मिलने के पहले, उसको डेल्टा कहते हैं आप लोग, ठीक है। तो दूसरा वाला गलत है, उसका उल्टा दिया हुआ है वहां पर में वो, इसी वजह से आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ओनली 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको ध्यान रखना था कि भाई आपकी केवल धाराएं जो है वो टूट रही है, मिल नहीं रही है, जो मिलती है उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी, उसको डेल्टा नहीं कहते। तो सेकंड वाला गलत है, पहला वाला सही है आपका, कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा है। देखिए जो डेल्टा होता है ना आप लोगों का, ये इस तरीके से देखिए, नदियां जो है कई सारी इसमें टूट जाती है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर में इस तरीके से अलग अलग इसकी धाराएं बन गई है, ठीक है, अलग अलग इसकी धाराएं, तो इसको डेल्टा कहेंगे आप लोग, ओके, कई सारी धाराएं बन जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है, तो ओके। और सबसे बड़ा जो डेल्टा है ये इस प्रकार से भी दिखता है आप लोगों का, अगर नॉर्मली आप लोग देखोगे तो डेल्टा कई सारी धाराएं दिखती है आपको, जो डेल्टा है सबसे बड़ा वो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम, ठीक है। चलिए जनरली जो है फ्रेंड्स आप लोगों के
जो है त्रिकोणीय आकार के अंदर में ये बनता है आप लोगों का डेल्टा जो होता है जनरली, ऐसा नहीं कि सारी बनते हैं, जनरली त्रिकोणीय आकार में बनता है। क्षेत्र के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो देखिए अगर दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है, ठीक है, और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स केवल 66% लोग ही है जिन्होंने सही आंसर दिया है। ठीक है, मतलब 30% से भी ज्यादा लोग ऐसे जिन्होंने गलत आंसर लगाया है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एशिया सबसे बड़ा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, आज नहीं कल होंगी टेस्ट आप लोगों की। तो दुनिया, एशिया विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। और आपको बता दूं कि एशिया महाद्वीप इतना बड़ा है कि 1/3 जो क्षेत्रफल है पूरे पृथ्वी पर जितनी भी भूमि है उसका 1/3 भाग तो अकेला एशिया के पास में है। ठीक है, तो आप देख सकते हो एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? ठीक है, किसे संसार की छत कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, एज पर एनसीईआरटी आप लोगों ने आंसर लगाना है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, दो तरीके की चीजें होती है आप लोगों की। ठीक है, संसार की छत किसे कहते हैं? ओके, दो चीजें होती है। एक तो होता है तिब्बत का जो पठार है उसको भी संसार की छत कहा जाता है। अगर तिब्बत का पठार ऑप्शन में ना दिया हो तो आंसर आप लोगों को लगाना है पामीर नॉट, पामीर की गांठ जो होती है उसको भी संसार की छत कहते हैं। तो वो आप लोगों को देखना है ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है आप लोगों का तिब्बत का पठार, तो सबसे पहला प्रेफरेंस आपको तिब्बत के पठार को देना है। ठीक है, तिब्बतियन प्लेटू को। लेकिन अगर मान लीजिए कि तिब्बत का पठार नहीं दिया है तो पामीर जो जगह है उसको देना है। पामीर नॉट कहां पर में, ये देखिए आप लोग, ये जो है फ्रेंड्स हमारा भारत है। ठीक है, यहाँ नीचे में, यहाँ आप देख सकते हो ये पाकिस्तान का इलाका। ठीक है, यहाँ पर में अफगानिस्तान वगैरह आप लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पर में क्या होता है ना कि हिंदू कुश, ठीक है, हिमालय, काराकोरम और कुनलुन, ठीक है, उसके बाद में तियान शान, ये सारे के सारे आकर मिलते हैं इस जगह पे। इस जगह पे देखो हिमालय का जो ऊपरी छोर यहाँ पर में है, हिंदू कुश जो पर्वत श्रृंखला है उसका उत्तरी छोर यहाँ पर में है, कुनलुन जो है उसका उत्तरी छोर यहाँ पर में है, तियान शान जो पर्वत श्रृंखला है उसका उत्तरी दक्षिणी छोर यहाँ पर में है। ठीक है, तो यहाँ पर में जो है बड़े बड़े जो रेंज है, ठीक है, आप लोगों की, ठीक है, तो वो यहाँ पर में अगर मिलती है, ठीक है, यहाँ पर में अगर मिलती है, इसी वजह से इसको पामीर नॉट या पामीर की गांठ बोला जाता है। ठीक है, तो इसको भी जो है हम लोग संसार की छत के नाम से जानते हैं। और दूसरा वाला जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोगों का है तिब्बतियन प्लेटू, तिब्बत का पठार, इसको भी संसार की छत कहते हैं। तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, कि भाई आपका ऑप्शन में क्या दिया, पहला प्रेफरेंस आप लोग जो है वो हमेशा तिब्बत के पठार को देंगे। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो पामीर के नॉट को देंगे। अगर दोनों ऑप्शन है तो पहला प्रेफरेंस आप लोगों को जो है तिब्बत के पठार को देना है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर भी तिब्बत का पठार नहीं दिया था तो पामीर नॉट, ठीक है, पामीर की गांठ। जी हाँ बिल्कुल, ये सीरीज जो है बहुत अच्छे से देखोगे तो आपका आराम से सीटेट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अच्छे से ये पूरा का पूरी जो सीरीज है वो बहुत अच्छे से देखनी है आपने। नाउ फ्रेंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ईस्टर्न घाट ऑल्सो कॉल्ड सह्याद्री, ठीक है, वो अनइवन है और ब्रोकन है। पहली बात तो सह्याद्री बोलते हैं कि ईस्टर्न घाट को, सह्याद्री किसको बोला जाता है, ये वाला पॉइंट जिसको पता होगा वो आंसर कर पाएगा इस क्वेश्चन का। प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल लाइक कोल एंड आयरन ओर। प्लेट्यू का मतलब होता है फ्रेंड थोड़ा ऊंची उठी हुई भूमि। जैसे मैंने अभी आपको तिब्बत का पठार बोला था ना, वो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, इसी वजह से उसको दुनिया की छत भी कई बार कहते हैं। अगर वो ऑप्शन में ना हो तो पामीर की गांठ को कहते हैं। तो ऊंची उठी हुई जो भूमि होती है ना उसको कहते हैं पठार। ठीक है, ऊंची उठी हुई भूमि, ठीक है, एक टेबल टॉप लाइफ की भूमि होती है। टेबल समझ लीजिए आप, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है और सपाट होता है, फिर एक तरफ से और फिर नीचे आ जाता है। तो ऐसी ऊंची उठी हुई भूमि को पठार कहते हैं, प्लेट्यू। जनरली जो प्लेट्यूज होते हैं ना, ठीक है, वो बहुत रिच होते हैं, कोल, आयरन ओर और ऐसे जो मिनरल्स होते हैं दूसरे, उसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे छोटा नागपुर का पठार, वहाँ कोयला, लोहा बहुत पाया जाता है। तो दूसरा वाला तो बिल्कुल सही है। लेकिन पहला वाला पूर्वी घाट को सह्याद्री नहीं कहते। ठीक है, सह्याद्री किसको कहते हैं आप लोगों के, पश्चिमी घाट को। वेस्टर्न घाट जो है आप लोगों का उसको कहते हैं। ठीक है, ईस्टर्न घाट को नहीं कहते आप लोग। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल दूसरा वाला सही है। अब ध्यान से समझिए आप सभी लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट को। ठीक है, देखिए वेस्टर्न घाट इसको सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है,
वेस्टर्न घाट ये वाला आप लोगों का जो वेस्टर्न बॉर्डर है हमारे भारत का, दक्षिणी भारत का जो है, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब ये दक्षिण भारत जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है ना, उसको पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीप किसको कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो प्रायद्वीप कहा जाता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। तो देखो यहाँ से पानी से घिरा है, नीचे से पानी से घिरा है, इधर से पानी से घिरा है, तो ये प्रायद्वीप हो गया आपका, पेनिनसुला। तो भारतीय पेनिनसुला का जो पश्चिमी भाग है इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, और जो ईस्ट में है उसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं। वेस्टर्न घाट आप लोग देखिए यहाँ पर मैं खुद से, आपको वेस्टर्न घाट ब्रोकन दिख रहा है, टूटा फूटा दिख रहा है, या ईस्टर्न घाट? आप लोग खुद बताइए, जल्दी जल्दी से बताओ। पूर्वी घाट कटा फटा है, टूटा फूटा है, ब्रोकन है, या ईस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट आपको लगभग लगभग जो है फ्रेंड्स पूरा एक समान ही दिख रहा है ना, यहाँ पर मैं कहीं से वो टूटा नहीं है इसमें। जबकि ईस्टर्न घाट देखिए बीच बीच में से टूटा हुआ है ना, ब्रोकन है। तो ब्रोकन की बात आती है जब, या टूटा हुआ आता है बात कि भाई उनके बीच में असमानता है, ठीक है, तो वो होंगी ईस्टर्न घाट के लिए, पश्चिमी घाट के लिए नहीं। तो पश्चिमी घाट, ठीक है, आप लोगों का जो है लगातार है, पूरा निरंतर है। जबकि हम लोग बात करेंगे पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट टूटा हुआ है आप लोगों का, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट को सह्याद्री नहीं कहते। सह्याद्री किसको कहते हैं, ये आप लोग आंसर करके बताएंगे जल्दी से मेरे को, पहली बात तो कमेंट के अंदर में, किसको कहते हैं सह्याद्री, ठीक है। और जो ईस्टर्न घाट है वो ब्रोकन और अनइवन है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसको सह्याद्री नहीं कहते, सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहते हैं, ओके। और जो पठार होता है प्लेटू, वो आपका कोल और आयरन के अंदर में रिच होता है। इसके ऊपर में क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स आप लोगों का जो है एक सीटेट के आपके एग्जाम के अंदर में, ठीक है, जिसके अंदर में अगर हम लोग इसमें मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम लोग सर्च कर पाए हमारे पेड कोर्स के अंदर में, उसके अंदर में हमने उसको कवर भी किया हुआ है उस क्वेश्चन को, तो प्लीज उसको भी लगा दीजिए। उसके अंदर में ये भी है आपका कि जो नदियां है, कौन सी नदियां है जो पश्चिम की तरफ में बहती है, कौन सी नदियां पूरब की तरफ में बहती है। तो ये नर्मदा नदी है, पश्चिम की तरफ बहती है, ठीक है। ये यहाँ पर में ताप्ती नदी है, पश्चिम की तरफ में बहती है। लेकिन वही मैं बात करूँ आप लोगों से, ये महानदी, ठीक है, महानदी जो है वो पूरब की तरफ बहती है, ठीक है। गोदावरी नदी पूरब की तरफ बहती है आपकी, ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कृष्णा नदी ईस्ट फ्लोइंग है, कावेरी नदी ईस्ट फ्लोइंग है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो ये भी आपसे पूछते हैं कि कौन सी नदी पूरब की तरफ जाती है, कौन सी पश्चिम की तरफ में। पश्चिम की तरफ में बहने वाली 2 नदियों के नाम आप लोग जल्दी से बताओ, ठीक है। 2 नदियां जो पश्चिम वाहिनी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, नाम आप लोग बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जिन लोगों ने भी सेशन को लाइक कर दिया, और सेशन को लाइक तो करिए ही, साथ ही साथ टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना आप लोगों ने। तो तक्षशिला उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था, उत्तर पश्चिम की तरफ में जाने का प्रवेश द्वार था ये। उज्जैन उत्तर से दक्षिण तक भारत के मार्ग पर स्थित था। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बात मौर्य काल की हो रही है, तो तक्षशिला जो है ये यहाँ पर में मौजूद है, ठीक है। आज का जो पाकिस्तान है ना उसमें यहाँ पर में तक्षशिला, ठीक है, गांधार जो महाजनपद था उस समय उसकी राजधानी भी हुआ करता था, ये यहाँ पर में मौजूद था। तो उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट की तरफ में जाना है आपने तो तक्षशिला से होकर जाएंगे, और आना भी है तो तक्षशिला से होकर आएंगे। तो ये प्रवेश द्वार के रूप में काम करता था ये, ठीक है, प्रवेश द्वार, उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार कहते थे इसको, बिल्कुल सही है। और उज्जैन जो कि ये यहाँ पर में मौजूद है आपका, ठीक है, ये यहाँ बीच में, ओके। तो ये जो है फ्रेंड्स आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाले रास्ते के ऊपर में मौजूद है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ में जाने वाले मार्ग पर मौजूद है। आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा है तो दोनों के दोनों सही है आपके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना था आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, सी सही है इसके अंदर में, ठीक है। और मैंने आप लोगों से पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि पश्चिम में बहने वाली 2 नदियों के नाम बताओ, और जिन्होंने भी यहाँ आंसर लिख दिया है नर्मदा और तापी, उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप लोग जो है एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप लोग आगे बढ़ने वाले बच्चे हो आप लोग, ठीक है। देखिए एमपी वाले जो है वो सुपरटेट दे सकते हैं क्या? पहली बात तो एमपी टेट वाले आप जो बोल रहे हो उनके लिए बता दूं कि सी टेट या यूपी टेट क्लियर होना जरूरी है आपका पेपर 1 सुपर यूपी का सुपर टेट देने के लिए। दूसरी चीज, ठीक है, पिछले बार जो है 5 साल की कैपिंग लगाई गई थी कि कम से कम 5 साल का जो है वो रहवासी होने चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर में। उससे पहले जब था उस समय कोई नहीं था, पूरे भारत से कोई भी दे सकता था। तो फ्रेंड्स अब इस बार क्या करेंगे सुपर टेट के अंदर में वो तो नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा आपको, लेकिन जहां तक अंदाजा है कि भाई भारत का रहवासी होना चाहिए वही रहेगा, क्योंकि अभी जो नियमावली आई थी कुछ समय पहले उसके अंदर में भारत का रहवासी दिया था, डोमासाइल हटा दिया गया था। अब जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें और ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो बोथ 1 and 2 ठीक है सही है यहाँ पर में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर में आप देखिए तक्षशिला है ये, ठीक है आपका तक्षशिला। तो तक्षशिला जो है फ्रेंड्स ये याद रखना आप लोगों ने, उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार इसको कहते थे। और उज्जैन है यहाँ पर में, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ में जाने वाले मार्ग पर पड़ता था ये।
पाटलिपुत्र जो है फ्रेंड्स, ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, पाटलिपुत्र, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। अब देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन है आप लोगों का, यहां पर मैं आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। तो अशोक का धम्म बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित था, बिल्कुल सही बात है। सम्राट अशोक ने जो है वो गौतम बुद्ध की जो टीचिंग थी उसी को आगे बढ़ाया। धम्म महामत्त नाम के कुछ अधिकारी थे जिनकी नियुक्ति की जाती थी, ठीक है, और वो जगह जगह जाते थे और धम्म का प्रचार प्रसार करते थे, लोगों को धर्म के बारे में बताते थे, बिल्कुल सही बात है। धम्म महामत्त कौन होते थे? धर्म का प्रचार करने वाले अधिकारी, ठीक है। तो धम्म महामत्तों की नियुक्ति किया था अशोका ने। अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस है, ठीक है, आप लोगों को जो है कई सारे चट्टानों और स्तंभों के ऊपर में भी अंकित मिलेंगे, मतलब अशोका ने, ठीक है, चट्टानों पर और स्तंभों पर भी धम्म के संदेश को अंकित करवाया था, मतलब चट्टानों पर और पिलर्स वगैरह ऐसे बनवाए थे और उसके ऊपर में लिखवाया था अपनी जो चीजें थी वो। तो तीनों के तीनों आप लोगों की सही है यहाँ पर में, तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर में, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव सारे के सारे यहाँ पर में सही है, ठीक है। तो अशोका पहला राजा था भारत का जिसने जो है अपने संदेश, ठीक है, इंस्क्रिप्शन या फिर अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाए थे। धम्म महामत्तों की नियुक्ति करता था वो, जो जगह जगह जाकर लोगों को जो है अशोका के धम्म के बारे में बताते थे, अशोका के जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाते थे। जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता था, अधिकारियों को आदेश था कि उनको पढ़कर सुनाया जाए कि इस पर क्या लिखा है, जो खंबे बनाते थे या चट्टान पे जो लिखते थे वो। अशोका का धम्म बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित था, ये भी बात बिल्कुल सही है। कलिंग के युद्ध के बाद में उसने छोड़ दिया था, ठीक है, जो युद्ध की नीति है उसको छोड़ दिया था उसने, ठीक है। विंध्या और सातपुड़ा पर्वतमाला से होकर कौन सी नदी बहती है और कौन सी डायरेक्शन में बहती है ये भी बता देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए ये बताइए आप लोग जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विंध्या और सातपुड़ा पर्वतमाला से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स विंध्या और सातपुड़ा, तो भारत का ये मैप है, मान लीजिए यहाँ पर में विंध्या रेंज है और यहाँ पर में सातपुड़ा रेंज है, उनसे होकर बहने वाली नदी है, उनके बीच में से होकर बह रही है, विंध्या और सातपुड़ा दोनों के। तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स ये नदी बहती है आप लोगों की नर्मदा नदी, ठीक है, और एक नदी है यहाँ से बहती है आप लोगों की ताप्ती नदी। तो दोनों में से कौन सी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है आप लोगों का? विंध्या और सातपुड़ा पर्वतमाला से होकर बहने वाली नदी, ठीक है। तो ये आप लोगों का सबसे जो क्लोजेस्ट आंसर है वो हो जाएगा ताप्ती नदी आप लोगों का, ठीक है। तो ये हो गई आप लोगों की ताप्ती नदी, ठीक है, और ऊपर से यहाँ से इनके बीच में से बहती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा और तापी जो है ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, जो क्लोजेस्ट आंसर है। बाकी आप लोग देखोगे अगर यहाँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में कहाँ चला गया भाई ये, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसको तिड़ी करना पड़ता है, तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, कि ये यहाँ पर में जो है आप लोगों की ये नर्मदा नदी और ये ताप्ती नदी है, लेकिन जो गोदावरी नदी है वो बहुत दूर है विंध्या और सातपुड़ा दोनों से, ठीक है। वहीं पे आप देखोगे यहाँ पर में ये कावेरी नदी भी बहुत दूर है, इवन महानदी की बात अगर करें तो ये भी विंध्या और सातपुड़ा से दूर है, ठीक है। तो केवल जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर में, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, नर्मदा और तापी। तो तापी दिया हुआ है वहां पर में, तो आंसर हो जाएगा आपका तापी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आंसर कर सकते थे।